शरद गुप्ता जी, पूरे एक साल से मीडिया का एक बड़ा सेक्शन दिन रात सरकार के पक्ष को मजबूत बताने में, जायज बताने में लगा हुआ था। पूरी पूरी की पूरी शिद्दत से बड़ा सुबह सुबह से लेकर रात तक यही काम होता था कि किसान आंदोलन में जुटे हुए लोग कभी आड़ती है तो कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब इसमें किसानों की भागीदारी नहीं है ये बताया जाता था। उनको खालिस्तानी, उनको मवाली क्या क्या नहीं कहा जाता था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के स्वयंभू प्रवक्ताओं और रवीश कुमार के शब्दों में कहें तो इनमें से कुछ लोगों को मंत्री भी बना देना चाहिए था, जिन्हें मंत्री नहीं बनाया गया? इन लोगों की नजर में जो अब तक जो खालिस्तानी बने हुए थे, मवाली बने हुए थे, जिनका सर फोड़ने की धमकी सरेआम एक एसडीएम दे रहा था, सर फोड़ा भी गया, ऐसे लोगों की नजर में अब सरकार को ये लोग किस प्रकार टीवी पर डिफेंड करेंगे और मीडिया में डिफेंड करेंगे कि क्या सरकार ने खालिस्तानियों के सामने घुटने टेक दिए? सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आज इसी तरफ इशारा किया और कहा है कि कुछ दिनों के बाद नरेंद्र मोदी ये तो नहीं कहेंगे कि चीन हमारी जमीन पर घुस गया है, अब हम उन्हें खदेड़ेंगे। ऐसे लोगों के लिए आज का दिन बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जिस चीज को वो पिछले 1.5 साल से जस्टिफाई कर रहे थे, अचानक उसकी उल्टी बात जस्टिफाई करनी पड़े। तो कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पे रोना चिल्लाना चालू कर दिया, कुछ लोगों ने मोदी जी को गाली देना शुरू कर दिया कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए, है ना, वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं, आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। मैंने तो इतने दिन से जो जी आपने देखे होंगे ट्वीट, जी जी, तो गोदी मीडिया से जुड़े लोगों के वो ट्वीट हैं, देखे हैं मैंने। जी 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 जी। तो अब उसमें क्या किया जा सकता है कि जो बेचारे 1.5 साल से कह रहे थे और तरह तरह के तर्क ला रहे थे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग टर्मिनोलॉजी के, तो अब बेचारों के पास बड़ी समस्या आ गई है। तो खैर जैसे भी है, उनको जो दिया गया है, तो एक उसमें से पीएमओ से एक बयान आया और जिसको बहुत लोग शेयर भी कर रहे हैं कि देखिए फार्मूलाज आने के बाद जितने चुनाव हुए वहां पे बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और बिहार में किया, बंगाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लोकल बॉडीज के चुनाव जीते। तो इसका मतलब ये नहीं है, और ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। उनका कहना ये था कि ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है। तो ये पीएमओ से एक ड्राइव किया जाता है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें बड़े बड़े एंकर्स, पत्रकार, संपादक सब हैं। तो वहां से वो फ्लो करता है, वो गंगा फिर नीचे तक, हुगली तक जाती है पूरी, गंगोत्री से लेकर। तो ये अब तो बहुत ज्यादा हो गया है, और बल्कि मेरा तो ये कहना है कि जो भी अपोजिशन के लोग आते हैं, तो उनको जब इस तरीके के पत्रकारों से वास्ता पड़ता है, इस तरीके के एंकर से वास्ता पड़ता है, तो उनको सीधे जो जैसा गोविंद जी बता रहे हैं कि टिकैत जी ने कहा कि भाई आप लड़ लीजिए, आप भाजपा प्रवक्ताओं को टिकट जल्दी ही मिल जाएगा। तो ऐसे कई लोग जी 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 जी, तो ऐसे कई एंकर्स को कई लोग कह चुके हैं। अभी मैं देख रहा था एक दिन, एक पत्रकार, एक एंकर हैं, बहुत जोर जोर से बोलते हैं, लगता है जैसा कि वो हर सुबह से शाम तक सिर्फ आग ही आग खाते हों। तो उनसे एक कोई वकार साहब हैं IMIM के, तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप भाजपा के प्रवक्ताओं को बुलाते ही क्यों हैं जब आप खुद भाजपा के प्रवक्ता बन के बोलते हैं? तो इस तरीके से खूब बोला जा रहा है, और मुझे ये लगता है कि अपोजिशन की अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जब इस तरीके से खुद भाजपा प्रवक्ता बन के अगर एंकर कोई सवाल करे, तो उनको कही देना चाहिए कि भाई साहब आप क्यों बुलाते हैं, आप तो खुद ही भाजपा के प्रवक्ता हैं, आप चुनाव लड़ लीजिए। खैर, तो ऐसे लोगों के साथ बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं कुछ इसमें जो 2-4 पॉइंट्स मुझे समझ में आते हैं वो बताना चाहता हूँ। कि पहली चीज तो कि जो ये कानून हटाए गए, तो जिस तरीके से लगाए गए थे ऑर्डिनेंस के जरिए, ऐसे ही ऑर्डिनेंस के जरिए हटाए भी जा सकते थे। तो नहीं हटाए गए, अब उसको कानून बना के। और दूसरी चीज सबसे बड़ी कि भाई कोई भी कानून बनता है उसकी एक प्रक्रिया होती है। पहले आप कैबिनेट में अपना प्रस्ताव रखते हैं, जब सारे के सारे मंत्री उस पर सहमति देते हैं, उस पर डिबेट होती है, तब उसके बाद आप उसको कानून मंत्रालय को देते हैं कि इसको विधेयक के रूप में तब्दील कीजिए। फिर कानून मंत्रालय उसको विधेयक बनाता है और वो संसद के सामने जाता है, संबंधित मंत्रालय उसे पेश करता है, उस पर बहस होती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने
अचानक उठ के कह दिया कि साहब तीनों बिल वापस। तो मुझे तो लगता नहीं कि पिछले 1-2 दिन में कोई कैबिनेट हुई जिसमें ऐसा कोई प्रस्ताव रखा गया। नहीं, वैसे तो और 8 साल में कोई कैबिनेट नहीं है, 7-8 साल से इस देश में कोई कैबिनेट नाम की चीज दिखती नहीं है। नोटबंदी के तो समय जिस वक्त प्रधानमंत्री 8 बजे एक तरफ उनका लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है, दूसरी तरफ कैबिनेट मीटिंग शुरू होती है, इसमें नोटबंदी के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाती है। ये भी एक जी हकीकत है। जी जी, तो लॉकडाउन हो गया, चाहे चाहे नोटबंदी हो गई, चाहे कृषि कानून को वापसी का मामला है, तो किसी मामले में कैबिनेट से कंसल्ट किया ही नहीं जाता है। तो एकदम ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। खैर, इसके बाद अब दूसरा इसका अगला स्टेप है कि जब ये मामला संसद के सामने जाएगा, तो जिसे कहते हैं कि कोयले पे चलना, तो सरकार जी को बहुत कोयले पे, जलते हुए कोयलों पे चलना पड़ेगा। कि उनसे पूछा जाएगा, अपोजिशन पूछेगा कि भाई अगर आपको इसको वापस लेना था तो आप लाए ही क्यों? तब आपने इस पे बहस नहीं की थी, आज बहस कर रहे हैं। तो जो बातें आपको तब कहनी थी अब आज सुना देते हैं। तो ये बताइए 700 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कि आपका मन हुआ, आपने कहा कि आज हम कानून बनाते हैं, फिर आपके 1.25 साल के बाद आप कहते हैं कि नहीं, अब हम किसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम कानून वापस कर रहे हैं। अरे, एनआरसी आज तक कोई समझ पाया? सीएए समझ पाया? जब उनको नहीं समझ पाया तो उनको क्यों नहीं वापस कर दिया? उनकी भी हालत हालांकि त्रिशंकु की तरह है, वैसी ही जैसे इस कानून की थी। ये कोर्ट की वजह से थी, और उसको भी आज तक एनआरसी को नोटिफाई नहीं किया है सरकार ने। तो जो विवादास्पद कानून होते हैं, और वैसे भी 3 तलाक का जो उन्होंने कानून बनाया है, तो उसमें कितने लोग अभी तक तलाक दिए गए हैं और जिनको सजा मिली है। तो इस सारे के सारे सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं 15 लाख की तरह। और अब इनसे पूछा जाएगा, पहली चीज तो 700 शरद जी, लोग। आपने 3 तलाक का जिक्र किया। 3 तलाक वाले केस कुछ सैकड़ों में होते हैं पूरे एक साल में, जबकि बिना तलाक दिए पत्नी को छोड़कर भागने वालों के केस हजारों में होते हैं। उनके देखिए, लिए कोई कानून अब तक नहीं आया है। देखिए, वो आप नो गो टेरिटरी में जा रहे हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि उसमें नहीं जाना चाहता मैं। तो खैर, तो इनसे ये पूछा जाएगा कि 700 लोगों की मौत हुई, किस लिए हुई? ठीक है। फिर जो एमएसपी का मामला है, उसका आप क्या करेंगे? जब तक एमएसपी का मामला नहीं निपटता तब तक किसानों की किसी भी समस्या का हल नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से अभी इतनी चीजें हैं, तो जो सरकार को लग रहा है कि अगर इससे कुछ उनको चुनावी फायदा होने वाला था, तो मुझे लगता नहीं हो पाएगा। इनको 2 इससे सीधे फायदे दिख रहे थे, जिसकी वजह से जो किया गया, मुझे लगता है कि पहला कि अमरिंदर सिंह से टाई अप हो सकता था, तो अमरिंदर सिंह ने कह दिया कि हम तैयार हैं। तो लेकिन अमरिंदर सिंह को कितने % वोट मिलेंगे वो मुझे कह नहीं सकता। तो जब अमरिंदर सिंह खुद ही डिस्क्रेडिटेड है, दूसरा इनको जो लगता था कि जाटों के बीच में एक थोड़ा सा जो नाराजगी है तो वो कम हो जाएगी, तो वो नाराजगी तो मुझे लगता नहीं कम होगी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर संभावना बनती है कि जयंत चौधरी अगर 150-160 ऐसा कुछ बीजेपी रह जाती है, तो जयंत चौधरी ऐसे में मदद का हाथ बढ़ा सकते हैं। तो खैर, वो बहुत संभावनाओं का खेल है। लेकिन अभी अभी सरकार को पहला तो यही संसद का सत्र जो आ रहा है, उसमें देखिए कैसे अंगारे होते हैं और किन पे चलना पड़ेगा। ठीक है शरद गुप्ता जी, एक इसका पॉलिटिकल रिपरकशन बहुत लोग देख रहे हैं कि अलग अलग तरह, अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ब्रांड मोदी पर इसका क्या असर पड़ा है? वो मजबूत हुआ है, डाइल्यूट हुआ है? एंड व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिपरकशन कैन बी सीन इन नियर फ्यूचर? किसी ने एक हेडलाइन सुझाई, मैं वो बताना चाहता हूं। हेडलाइन थी, मोदी सेक्रीफाइस्ड फॉर योगी। तो अब उसके मतलब निकाल लीजिए। और किसने सेक्रीफाइस किया? भाई, इतना बड़ा कद, इतना बड़ा अधिकार कि सब कोई उनसे सवाल नहीं कर सकता था, उनकी तरफ देख नहीं सकता था, मुस्कुरा तक नहीं सकता था, और वो आदमी पूरे देश से माफी मांग रहा हो, तो कुछ तो मजबूरी रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मोदी जी अगर माफी मांगे हैं, और खासतौर से यूपी में योगी जी को जिताना है, तो कुछ तो बात है कि कहीं से दबाव तो पड़ा है। तो योगी जी पॉलिटिकल को जिताना है या भाजपा को रिपरकशन। जिताना जी, है? योगी जी को भाजपा को। जिताना है या खुद को इस लायक देखिए, रखना है भाजपा को कि वो फिर से बनारस से लड़ सके?
देखिए, नहीं नहीं नहीं, ये अब मोदी जी के बाहर का मामला है। अगर सिर्फ मोदी जी के हाथ में होता तो ऐसा कभी ना करते। अब मोदी जी से ऊपर का मामला है, उन पे प्रेशर पड़ा है, तब जाके ऐसा किया गया है, नहीं तो मोदी जी कभी नहीं करते। उनको क्या फर्क पड़ रहा था? नथिंग एट स्टेक जो है 2024 में होना है, और जो आदमी सुन नहीं रहा है मेरी, तो मैं उसको क्यों जिताऊंगा? जिताने का दिखावा करूंगा, पूरे प्रयास होंगे, एक एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से फिर पहली ब्रांच, खूब मेहनत करूंगा, लेकिन फल एक टूट के नहीं गिरेगा। तो लेकिन यहां पे तो दिख रहा है कि कोशिश हो रही है, और फल भी कुछ हो सकता है मिलते दिख जाए। तो जाहिर है कि मेरे ख्याल से ये शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो कुर्सी पर रहते हुए उन्होंने देश से माफी मांगी है। तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मोदी जैसे व्यक्ति पे, जिनका अहम जितना इतना बड़ा हो, तो कद तो घटा ही है, भक्तों के बीच में भी और गैर भक्तों के बीच में तो खैर पहले ही नहीं था। तो मोदी जी का कद काफी घटा है, और योगी जी को जो उन्होंने पैदल चलाया था 2 दिन पहले, तो योगी जी ने अब उनको पैदल कर दिया। तो ये बीजेपी में ही अच्छा खेल चल रहा है। जी, योगी जी ने किया या किसानों ने किया या चुनाव ने किया? सुनीलम जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं फिर यही कह रहा हूं, ना किसानों ने किया है ना चुनाव ने किया है। चुनाव तो किया है, लेकिन किसानों ने नहीं किया। ये ऊपर से प्रेशर है। और प्रधानमंत्री के ऊपर कौन हो सकता है? अगर प्रधानमंत्री असल में शरद गुप्ता जी जिस अदृश्य शक्ति की बात कर रहे हैं वो नागपुर में है, और वो संघ परिवारी हो सकता है, वो मोहन भागवती हो सकते हैं। उनका अपना जो सूचना तंत्र है उसका एक फीडबैक ही हो सकता है कि उनके पास में चाहे इंटेलिजेंस एजेंसीज हो उनका फीडबैक आया हो, चाहे संघ का फीडबैक आया हो, चाहे उनके सर्वेस जो उन्होंने कराए हैं उसका फीडबैक आया हो, और सब फीडबैक का एक ही नतीजा हो कि भाई चुनाव हारने के लिए योगी बाबा जा रहे हैं, और इसलिए जो है उनको ये निर्णय लेना पड़ा है। और इसके साथ साथ एक और बात भी है, बात यह है कि आप जैसे अडानी अंबानी के लिए आपने एक कानून बनाए थे, तो आखिरी में उनको भी बिजनेस करना है, और बिजनेस जो है लोगों को दुश्मन बना करके नहीं कर सकते। जो बात अभी एक और शो के अंदर जो है अजय शुक्ला जी थे, और अजय शुक्ला जी ने जो कहा था कि भाई पंजाब में हरियाणा में भाजपा के नेता घर से नहीं निकल सकते, तो आज नहीं तो कल अडानी अंबानी की भी यही स्थिति होने वाली थी। मैं इन पर्सन बात नहीं कर रहा, लेकिन उनको जो अपने एस्टेब्लिशमेंट है उनको चलाना उनको मुश्किल जाने वाला था। तो फिर आदमी को लगता ही है कि भाई आप हमारे कारण इतना कर रहे हो, हमको भी बिजनेस धंधा करना है, आपको भी पॉलिटिक्स करनी है, तो आप जो है इस तरीके से आपको रिव्यू करना चाहिए। और उन्होंने रिव्यू किया, और उन्होंने जो है देश के सामने अपनी बात रख दी। सुनीलम जी कह रहे हैं कि मान लेता हूं कि आरएसएस ने किया है, और मेरे ख्याल से इसलिए किया है क्योंकि आरएसएस की स्कीम ऑफ थिंग्स में योगी जी फिट बैठते हैं। दरअसल 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गद्दी छोड़ी थी, तो न भाजपा में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप बची थी और न संघ में। तो इसलिए जो बचे थे तो इस लायक नहीं थे। अब नितिन गडकरी को कभी अध्यक्ष बनाना पड़े, तो कभी राजनाथ सिंह को, और प्रमोद महाजन की हत्या हो गई थी। तो कुल मिला के बीजेपी वॉज कंप्लीटली क्लूलेस फॉर नेक्स्ट 10 years, कि कोई उनके पास ऐसा जमीनी नेता नहीं था जो चुनाव लड़के लोगों को, पार्टी को जिता सके। तो इसलिए अब संघ एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप ऐसी उभारना चाहता है जो जमीन से जुड़ी हो, जो कहीं ना कहीं लोगों को जिता सके, पार्टी को जिता सके। क्योंकि अभी भी आज की डेट में अगर आप नरेंद्र मोदी को छोड़ दीजिए तो बीजेपी में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो खुद ही लड़के जीत जाए। दूसरों को जिताना तो छोड़िए, अपने जीतने के लाले पड़े होंगे। तो इसलिए पार्टी चाहती है कि एक संघ चाहता है कि एक लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप हो, और उसमें उनको सबसे मुफीद लगते हैं योगी, क्योंकि वो एज उनकी साइड है। हिंदुत्व की लहर वो बहाते हैं, जहां हिंदुत्व की लहर बहाते हैं, या हिंदुत्व का जो एक कनोटेशन है कि एंटी मुस्लिम, तो उसकी वो लहर बहाते हैं। खैर जो भी है, तो संघ का ऐसा मानना है, जैसा सुनील जी कह रहे हैं, तो मैं यही मानता हूँ कि यही प्रेशर रहा होगा उनके ऊपर।